रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो? लेक्चर नंबर 4 लास्ट में इंटरफेरेंस वाईडीएससी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल 10.4 को करने को बोला था। तो अगर तुमने किया है तो दो पार्ट में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आएगी और इसको हम समझ पाएंगे डिफरेंशियल फॉर्मूला। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जरूर करें नेक्स्ट टर्म से पहले। इंटरफेरेंस में डिफरेंट इफेक्ट लगाने पर क्या क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। एक जो छुपा रह जाता है फॉर्मूला I प्रोपोर्शनल W, जो इंटेंसिटी किसी स्लिट से निकल रही है तो उसकी विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। कभी इसको यूज करना होता है फॉर्मूला, तो इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विड्थ के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड विड्थ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन है इसका। इसके अलावा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस में और एंगुलर विड्थ इंटरफेरेंस। जैसे लिनियर विड्थ में निकाली थी क्या, तो एंगुलर विड्थ अगर निकाले यानी वो जो बैंड पट्टी मिल रही है फ्रिंज, उसकी वजह से जो एंगल सब्टेंड होगा उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर्क अपॉन रेडियस। उसकी लीनियर विड्थ को मान लेते हैं आर्क और जो डिस्टेंस है स्क्रीन की उसको मान लेते हैं रेडियस। वो भी लिख दोगे एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इसके लिए सिंबल यूज करेंगे अल्फा, और कोई सिंबल यूज कर सकते हैं बीटा अपॉन डी। डी कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा लैम्डा बाई डी। अदरवाइज बीटा का लैम्डा डी बाई डी। तो यहां से पता चल रहा है साफ साफ कि एंगुलर विड्थ डिस्टेंस द स्क्रीन पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि टॉर्च जो है पास में है दीवार के, एक गोल दायरा बन रहा है। जब टॉर्च को दूर ले जाएंगे तो दायरे का साइज तो बढ़ेगा, उसका डायमीटर बढ़ेगा, लीनियर विड्थ तो बढ़ेगी, और वो कौन लाइट का जा रहा है टॉर्च से निकलकर उसके एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एंगुलर विड्थ विल रिमेन सेम। यहां तक इंटरफेरेंस होगा, इतना जानते हैं। और नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन, उसको पढ़ना है। अरे डिफ्रैक्शन ये भी वेव फिनोमेना है और इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर्ड है। उस कंडीशन को तुम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि मैं कहीं से चल के जा रहा, रास्ते में कोई छोटा कंकड़ पत्थर है, बहुत छोटा है मेरे कंपैरिजन, मैं सीधे ही चल रहा हूँ, मुझे मुड़ने की जरूरत नहीं। और अगर रास्ते में कोई दीवार आ गई जो मेरे से बहुत बड़ी है तो भी मुड़ने की जरूरत नहीं, तो क्या होगा, दीवार से वापस लौटना होगा, आगे रास्ता नहीं, उड़ के कहीं से निकल नहीं सकता, पूरी बड़ी दीवार है तो वापस लौटना होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये दो सिचुएशन हुई जब डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऑब्स्टेकल का साइज, रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आ रहा है उसका साइज
बहुत छोटा है तो लाइट को डिफ्रेक्ट होने की जरूरत नहीं, लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं होता, बहुत छोटा है। और कोई स्लिट है ही नहीं, सामने दीवार में कोई खिड़की होती तो ठीक है, फिर मैं झुककर, अगर मेरा खिड़की का साइज जो है ऐसा होता कि मैं उसमें से निकल पाता तो ठीक है, मैं अपने आप को रीओरिएंट करके उसमें से निकल जाता। और खिड़की में देयर इज नो स्विच, पर जब मैं चल के जा रहा हूँ रास्ते में, गाय बैठी तो क्या करूँगा? मुड़कर जाऊँ, लाइट के रास्ते आते, अगर लाइट के रास्ते में आने वाला ऑब्स्टिकल लाइट की वेवलेंथ उसके कंपैरेबल है तो फिर लाइट बैंड हो जाती है। बैंड होकर वहां एंटर करती है जहां लाइट के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, यानी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो ये जो फिनोमेना हुआ जिसमें लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में किस वजह से एंटर करती है? दो तरह से लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहां पर शैडो बन रही है, पर शैडो की बाउंड्री परफेक्टली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि शैडो रीजन में भी कुछ लाइट है, शैडो परफेक्टली डार्क नहीं। तो उसका कारण क्या है? आसपास से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वहां पहुंच गई शैडो रीजन, तो आसपास से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचे तो डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये तुम्हें समझना। डिफ्रैक्शन की वजह से अगर लाइट शैडो रीजन में एंटर कर रही है तो वो डिफरेंटली, वो अलग तरह से होगा। दूसरे के एग्जांपल समझो, अगर एक छोटा सा सुराख है, सामने एक दीवार है, यहां लाइट सोर्स रखा है, लाइट सोर्स इस साइज का ना होकर वाइड है, लाइट डिफ्यूज हो चुकी है, बहुत बड़ा लाइट सोर्स, बहुत बड़ा लाइट सोर्स। प्रेडिक्टेबल क्या है कि सुराख में से जो रोशनी चलेगी वो इस दीवार पर इतने हिस्से में फैलेगी। इफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इज वैलिड तो सीधी सीधी जाकर इतने हिस्से में फैलेगी। तो प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये जो गोल दायरा जब बनता है उसका साइज इससे बड़ा होता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन। डिफ्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है, लाइट जो है बैंड हो जाती है किनारों, और ज्योमेट्रिकल शैडो, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल शैडो, वहां एंटर करती है। डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, पर ये डिफ्रैक्शन नहीं। रीजन, ये कौन सी लाइट है जो पहुंची वहां पे? ये जो इधर से आ रही है स्ट्रेट लाइन, इधर से आ रही है साइकिल पर, वो वाली लाइट में पहुंचे, सीधी चली, मुड़कर नहीं पहुंची। अगर मुड़ेगी तो उसके जो मुड़ने की घटना है उसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। मुड़ने पर भी सिमिलर इफेक्ट आता है, ऐसे इफेक्ट आता है मुड़ने पर भी। तो ये डिस्टिंक्शन हमें क्लियर होना चाहिए कि कब डिफ्रैक्शन होगा, कब नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है। सिंपल सी डेफिनेशन डिफ्रैक्शन, इट इज द फिनोमेना, जैसे इंटरफेरेंस एक फिनोमेना था, डिफ्रैक्शन भी एक फिनोमेना। इट इज द फिनोमेना ऑफ bending of light at the edges and corners. Bending कहां पर होगी? At the edges and corners of an obstacle
at the edges and corners of an obstacle or a slit. Obstacle or a slit. अब इसकी वजह से क्या होगा? Due to which the light enters in geometrical shadow region. Due to which the light enters in geometrical shadow region. एक नंबर में तुझसे पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस, तो वो कंडीशन हमको लिखनी है सब हेडिंग कंडीशन रिक्वायर्ड। जो मैंने अभी गाय वाला एग्जांपल दिया था हमारे माइंड में वो रहना चाहिए। जो भी ऑब्स्टेकल या स्लिट है उसका साइज लाइट के वजह से ऑर्डर ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं सकते। द साइज ऑफ द स्लिट, the size of the slit or the obstacle should be of order of wavelength of wave to be diffracted, should be of order of wavelength of the wave to be diffracted। यानी सिर्फ लाइट का ही डिफ्रैक्शन नहीं, किसी भी वेव का डिफ्रैक्शन हो सकता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तो भी डिफ्रैक्शन हो सकता है, ट्रांसवर्स हो तो भी डिफ्रैक्शन हो सकता है। डिफ्रैक्शन दोनों तरह के वेव्स का हो सकता है। जैसे साउंड का डिफ्रैक्शन हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में। बाहर तुम्हारा कोई दोस्त आया, उसने तुम्हें आवाज लगाई, आवाज मोड़कर, भले दरवाजे बंद थे, जहां भी झीरी होगी कहीं पर, वहां से मोड़कर बैंड होकर तुम्हारे कानों तक, अंदर वाले कमरे में भी तुमको तो पहुंच जाएगी। रीजन साउंड की वेवलेंथ मीटर के ऑर्डर में। हमारे आसपास देख रहे हुए सारे ऑब्जेक्ट्स उनका साइज मीटर के ऑर्डर में, तो साउंड आसानी से उनके अराउंड बैंड हो जाती है, उसका डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो किसी भी वेव का डिफ्रैक्शन होगा। रेडियो वेव्स अंदर तक पहुंच जाती, रेडियो के सिग्नल्स, मोबाइल के सिग्नल्स, बिकॉज ये डिफ्रैक्ट हो जाते हैं और अंदर तक पहुंच जाते हैं। या तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंचे वॉल से, रेक्टिलिनियर पे डिफ्रैक्ट नहीं हो पा रहे और रिफ्लेक्ट होकर पहुंचने की संभावना बन रही तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेंगे, और अदरवाइज डिफ्रैक्ट होने की कंडीशन फुलफिल हो गई तो डिफ्रैक्ट होकर पहुंचे। पर लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से, हमें पता है लाइट की वेवलेंथ है 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में, और हमारे आम जिंदगी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस साइज के नहीं, इस साइज के नहीं, तो लाइट का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं। लाइट का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हमको शार्प एजेस चाहिए, पिन होल्स चाहिए, बहुत छोटे होल। पिन होल से दिमाग में एक वर्ड आता है, एक डिवाइस आता है, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में क्या करते हैं, एक जूते का डब्बा लेते हैं, जूते के डब्बे में बीच में कागज लगा देते हैं स्क्रीन, एक साइड बड़ा होल करते हैं, आंख के बराबर आंख लगाकर उसमें देख सकें, और दूसरी साइड एक छोटा होल करते हैं और सन की तरफ रख के देखते हैं। तो सनलाइट जब उस ऑर्बिट के होल से एंटर होकर उस पेपर पर इंसिडेंट होती है तो पेपर पर सन की इमेज बनती है, दूसरी साइड से हम उस इमेज को देखते हैं। इसको कहते हैं पिन होल कैमरा। सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लाइट एंटर नहीं करेगी और हम डायरेक्टली नहीं देख रहे होंगे, हम इमेज को देख रहे होंगे जो पेपर पर बन रही है। तो ऐसा लगता है कि क्या पिन होल कैमरा में जो होल है वो तो छोटा होता है, पेपर पर जो इमेज बनती है सन की वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है, तो क्या डिफ्रैक्शन की वजह से बना रहा है? तो जवाब है नहीं, उसमें ये सिमिलर ऐसा वाला इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से इमेज बनी। डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, पिन होल कैमरा में ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि हम डिफ्रैक्शन के लिए एग्जांपल जो लिखेंगे स्लिट के एग्जांपल उसमें पिन होल को भी शामिल करेंगे, पर वो बहुत ही बारीक पिन होनी चाहिए, तब जाकर डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स होंगे। तो इसमें कंटिन्यू करोगे।
order to observe diffraction of light, in order to observe diffraction of light, we need sharp edges. We need sharp edges, किनारियां sharp edges जैसे ब्लेड में होती हैं, कौन पिन होल्स etc. which should be order of wavelength of light, which should be उनका साइज होना चाहिए, which should have size same as that of wavelength of light, which should have size same as that of wavelength of light. ब्रैकेट में ऑर्डर का सिंबल बना कर देख सकते हैं 10 की पावर -7 मीटर इस ऑर्डर का होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे समझी, जो इस फिनोमेना को, अगला फिनोमेना जो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन से डिस्टिंग्विश करता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का ही किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं किया जा सकता, जबकि डिफ्रैक्शन चाहे वेव लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है उसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा। दोनों ही वेव फिनोमेना है, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। तो इस पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछते हैं कि एक कमरा है जिसमें एक पार्टीशन वॉल है, कमरे की छत की ऊंचाई है 10 फीट और पार्टीशन वॉल है 9 फीट तक, यानी ऊपर 1 फीट का गैप। एक जना पार्टीशन वॉल के एक साइड है, दूसरा जना पार्टीशन वॉल के दूसरी साइड है, दोनों आपस में बात तो कर पा रहे हैं पर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। तो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, साउंड का तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल। अब डिफ्रैक्शन को इंटरफेरेंस से डिस्टिंग्विश करने के लिए इनमें क्या अंतर होता है, डिफ्रैक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम डिफरेंसेस देखेंगे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस है। एग्जाम में 2 नंबर में सवाल आता है, तुमसे बोलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। कभी-कभी तो खाली डायरेक्ट ये बोल देते हैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, कभी बोलते हैं पैटर्न, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होना चाहिए, पैटर्न में डिफरेंस पूछा जाए तो पैटर्न में बताएंगे, फिनोमेना में पूछा जाएगा तो फिनोमेना में बताएंगे। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल में आगे तो देखोगे डिफरेंशियल होगा सिंगल स्लिट के कारण, जबकि इंटरफेरेंस में हमें कोहेरेंसी की कंडीशन अटेन करने के लिए डबल स्लिट बनानी पड़ेगी। तो तुमसे पूछते हैं नेम द फिनोमेना, नाम पूछते हैं फिनोमेना का in which a single slit is required, then which phenomena will take place, या सिंगल का कोई लैंग्वेज बनाकर, if one more slit is made nearby it, तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया। तो तुम्हें पहचाना, पहला तो है डिफ्रैक्शन, दूसरा हो गया इंटरफेरेंस। अब बोलते हैं नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, पूरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, फिनोमेना भी पहचानो और उसके बाद उनके बीच डिफरेंशिएट आ चुके हैं, वो कई बार आते हैं, तो अच्छी फ्रीक्वेंसी है। तो तुम बीच में एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाओ, एक साइड देखो इंटरफेरेंस, दूसरी साइड देखो डिफ्रैक्शन। इन दोनों के बीच हम डिस्टिंग्विश करेंगे क्या अंतर है। पहला जो पॉइंट में लिखा फिनोमेना में डिफरेंस बताया कि इंटरफेरेंस होता है सुपरपोजिशन का रिजल्ट। अब वो सुपरपोजिशन किसके बीच हो रहा है, 2 कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली लाइट के बीच हो रहा है। पर हमें सारा एक्सप्लेनेशन हाइगन की थ्योरी को यूज करके देना है, तो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इंटरफेरेंस वाली साइड it is result of superposition, it is result of superposition between
secondary wavelets, result of superposition between secondary wavelets coming from two coherent sources. Result of superposition between secondary wavelets coming from two coherent sources. Diffraction वाली साइड पे लिखोगे. It is a result of superposition of secondary wavelets. It is a result of superposition of secondary wavelets coming from different parts of same source slit. Coming from different parts of same source slit. तो एक ही स्लिट रहेगी, उसके अलग अलग हिस्सों से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो सुपर इम्पोज होकर डिफ्रैक्शन करते हैं. और जो डिफरेंस है वो लिखने के लिए पहले हम दोनों का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे. इंटरफेरेंस तो पढ़ चुके हो, डिफ्रैक्शन अभी पढ़ा नहीं है, और डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्क्रीन पर जो पैटर्न मिलता है उसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होता है फ्रिंजेस की, वो बनाना है. वो उसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे दोनों चलाना, यानी अब ये पैटर्न का डिफरेंस आएगा. इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वहां इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि यहां बनाने वाले थे y एक्सिस पर इंटेंसिटी, x एक्सिस पर पाथ डिफरेंस. हमने डेरिवेशन करके देखा कि इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की होती हैं और सभी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की भी होती है. थियोरेटिकली इक्वल इंटेंसिटी की होती है, प्रैक्टिकली थोड़ा कॉल इंटेंसिटी में डिटरमिनेशन आता है डिस्टेंस के साथ. तो ब्राइट फ्रिंज को मैं दिखाऊंगा क्रेस्ट से, डार्क फ्रिंज को दिखाएंगे ट्रफ से. इंटेंसिटी में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क थी, सेकंड डार्क एंड सो ऑन. सिमेट्रिकल पैटर्न स्क्रीन पर सेंटर लाइन के दोनों से इस तरह से चलेगा. अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. पार्ट डिफरेंस दिखाएंगे. डार्क फ्रिंज, पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी जब पार्ट डिफरेंस होगा λ/2, दूसरी मिलेगी जब होगा 3 λ/2 एंड सो ऑन 5 λ/2. इस साइड में नेगेटिव में -λ/2, -3 λ/2, -5 λ/2. और ऊपर ही दिखाएंगे इंटेंसिटी सबकी सेम. चाहे तो पहले रेफरेंस लाइन खींच के प्लॉट कर सकते हैं. तो कुछ इस तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस में होता है. डिफ्रैक्शन में इससे डिफरेंट होता है. y एक्सिस पर इंटेंसिटी लेते हैं, x एक्सिस पर पाथ डिफरेंस की बजाय हम यहां पर लेते हैं पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, यानी nवीं डार्क फ्रिंज की पोजीशन. जैसे यहां पे डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस दिखा है, जैसे यहां पे nवीं डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन क्यों कितने एंगल पर होगी, और उस एंगुलर पोजीशन को दिखाते हैं या तो थीटा से दिखाते, थीटा से, या फिर दिखाते साइन थीटा से. हमें पता है दोनों वेरिएशन सिमिलर होंगे क्योंकि थीटा बढ़ने पर साइन थीटा भी बढ़ता है. थीटा और साइन थीटा प्रोपोर्शनल होते हैं. तो साइन थीटा से साइन थीटा की वैल्यू अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, जैसे λ/a 2 λ/a. अब ये a क्या है, लैम्डा तो वेवलेंथ है, a उस स्लिट या उस ऑब्स्टेकल का साइज है जिसको भी स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन में. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह का दिखेगा. इसमें सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज मिलती है वो वाइड होती है, इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम. सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम जिसकी इंटेंसिटी अगर I0 है तो ये मिनिमा हुआ, और मिनिमा के बाद ये सेकेंडरी मैक्सिमम
जिनकी इंटेंसिटी तेजी से डिक्रीज होती है तो मैक्सिमा, पर इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम के कंपैरिजन में बहुत कम है। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम की अगर मैं मान रहा हूँ I0 तो दोनों साइड के जो मैक्सिमा है जिनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ऐसा टर्म यूज करते हैं। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, देन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, तो इसकी इंटेंसिटी काफी डिक्रीज हो जाती है I0 बाय 22। उसके बाद I0 अपॉन 61। वैसे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं I0 बाय 22 डिराइव करके निकाल सकते हैं I0 बाय 61 को भी, और उसकी जरूरत नहीं। अभी लेक्चर के दौरान ही हम इतनी बार इसको दोहरा लेंगे और डेटा कुछ ऐसा ही है 22 61, ये तुम्हें याद हो जाएगा ऐसे कि सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम की इंटेंसिटी अगर I0 है तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो मिल रहे हैं इन सबको सेकेंडरी मैक्सिमा में फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर, तो इंटेंसिटी तेजी से डिक्रीज होगी I0 बाय 22 I0 बाय 61। ये जो मिनिमा है इसकी एंगुलर पोजीशन अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, इट कोरस्पॉन्ड्स टू लैम्डा बाय a, 2 लैम्डा बाय a एंड सो ऑन, 3 लैम्डा बाय a इस साइड में, माइनस लैम्डा बाय माइनस 2 लैम्डा बाय a। a का क्या मतलब है, लैम्डा बाय a का क्या मतलब है, हम बस सीखने वाले हैं थोड़ी देर। दोनों पैटर्न को अगर कंपेयर करें तो दो बातें तो वैसे ही साफ है, सभी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की, अनइक्वल विड्थ की, सभी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की, अनइक्वल इंटेंसिटी की, तो दो पॉइंट तो मिलते हैं। तो लिख देते हैं अगला पॉइंट। डिफरेंस में एक तो पैटर्न भी चल जाएगा कि यहाँ पैटर्न ऐसा होता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, इसको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नीचे चाहो तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या ऊपर लिख सकते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ड्रॉ किया। तो अगला पॉइंट इंटरफेरेंस वाली साइड में, all the bright and dark fringes are of equal width. All the fringes bright and dark are of equal width, ऐसे भी लिख सकते हैं। All the bright and dark fringes are of equal width, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफ्रैक्शन वाली साइड में these are of varying, V-A-R-Y-I-N-G, varying width। एक स्टेटमेंट दे सकते हैं these are of varying width, दूसरा स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं it is not so, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम एंगुलर विड्थ की बात करें, लीनियर विड्थ को छोड़ो, एंगुलर विड्थ की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सटेंशन, एंगुलर एक्सटेंशन लैम्डा बाई माइनस माइनस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई, जबकि अगले वाले को देखेंगे तो 2 लैम्डा बाई माइनस लैम्डा बाई आधा है। तो कई बार तुमको बोलते हैं प्रूव करो कि सेकेंडरी मैक्सिमा साइज में सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम से आधा होता है, तो इसको न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, डायग्राम से तो कर ही सकते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे all the bright fringes are of same intensity, interference वाली से all the bright fringes are of same intensity। theoretically ये परफेक्टली होता है और प्रैक्टिकली इंटेंसिटी में थोड़ा डेरिवेशन होता है, दूर जा रहा है। डिफ्रैक्शन वाली साइड में these are of varying intensity, these are of V-A-R-Y-I-N-G, varying intensity। एक पॉइंट और बताओ, सोचो एक और डिफरेंस क्या होगा, इस पैटर्न को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करो। एक में डिफरेंस कांस्टेंट है और दूसरे में चेंज हो रहा है, वो तो बिल्ड में आ गया।
वो तो तुमने लिख लिया ना, इंटेंसिटी सेम और डिफरेंट। हाँ ठीक है, वो तो लिख दिया तुमने, राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा ही होता है। नहीं तो प्लॉट किया हमने, पाथ डिफरेंस यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हैं, पर यहाँ पे पोजीशन कन्वीनियंट होती है। ये इंटेंसिटी अंदाजा लगा सकते हो कितनी होती है? अगर जो लाइट अभी तुम्हें दिख रही है उसको I0 माने तो I0 by 61 कितना होता होगा? अंधेरा के उजाला कितना होता है वो भी तुम्हें महसूस करा दिया, प्रैक्टिकल लेवल में बना के रखा है गाइस, कितना होता है उसमें तुम देख सकते हो। तो ये काफी कम है इंटेंसिटी I0 by 61। जल्दी ही ये इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि थ्रेशोल्ड ऑफ विजन, थ्रेशोल्ड ऑफ विजन मतलब मिनिमम इंटेंसिटी जो कि हम सेंस कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे रोशनी कम होती है धीरे धीरे कलर्स डल होते जाते हैं और हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है एक इंटेंसिटी के बाद। इवन ये जो कैमरा है इसका भी जो आउटपुट है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर की सेंसिंग बंद हो जाती है अंधेरा होने। तो इंटेंसिटी कम होती गई, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, फिर और कम होती गई तो क्या होगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो जिस इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ विजन। जिस इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी पे सुनाई नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो जैसे इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड ऑफ विजन से भी कम हो जाएगी अब पैटर्न दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो वास्तव में डिफ्रैक्शन पैटर्न में कुछ ही बैंड्स दिखाई देते हैं, जबकि इंटरफेरेंस में पूरी स्क्रीन पर फ्रिंजेस हमें दिखाई देती हैं। तो देखोगे अगला डिफरेंस इंटरफेरेंस वाली साइड में, a large number of interference fringes are observable. A large number of interference fringes are observable. और डिफ्रैक्शन वाली साइड में only a few diffraction bands are seen. Only a few diffraction bands are seen. So ये एक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस तुम्हें याद रहना चाहिए। और जब भी तुम क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हो तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए, तुम्हारे मन में होना चाहिए हाँ ये पढ़ लिया, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से या किसी से लिंक कर दो, कोई इमेज, जैसे ये इमेज तो स्टोर हो जाएगी तुम्हारे माइंड में। अब इस इमेज के साथ लिंक है डिफरेंस, दो डिफरेंस तो इजीली तुम लिंक कर पाते हो, तीसरे के लिए बस सोचना होता है कि तीसरा हाँ एक और तीसरा डिफरेंस है, उसको भी लिंक कर सकते हो कि जल्दी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो लिंक कर दोगे तो याद हो गया, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में एक बार देखा डायग्राम याद आ जाएगा। और ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें तुमको कंपेयर करना हो, कंपैरिजन वाला, रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, लेंस वाला और मिरर वाला, दोनों के बीच कंपैरिजन पूछेंगे, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बीच कंपैरिजन पूछेंगे, और किसके बीच पूछेंगे, ऐसे पूरे सिलेबस में कहां-कहां कंपैरिजन पूछते हैं, एफएम और एएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उनका कंपैरिजन पूछते हैं। ऐसे जहां-जहां ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है जो तुम पढ़ रहे हो सिलेबस के दौरान, उसको मार्क कर दो यहाँ ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, इन दोनों चीजों को कंपेयर करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सब लिंक हो जाएंगे आपस में। इसके बाद आपको डिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही तरह का डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, और इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट फ्राउनहोफर ने। डिफ्रैक्शन को दो अलग-अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया, एक का नाम फ्राउनहोफर, दूसरे का नाम फ्रेस्नेल। तो फ्रेस्नेल वाला डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं, फ्रेस्नेल ने स्टडी किया था कि अगर कोई सर्कुलर अपर्चर है, ओपनिंग जैसे वॉशर होता है उसके बीच में होल होता है, सर्कुलर अपर्चर के कारण या सर्कुलर ऑब्स्टिकल के कारण, जैसे सिक्का है,
अब से का इतना छोटा हो कि उसका साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तब जब लाइट जाकर उस पर गिरेगी तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये ऑब्जर्व किया फ्रेस्नेल ने। इसमें हाफ पीरियड जोन्स की थ्योरी आती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमको नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है फ्रान स्टडी में सिंगल स्लिट, रास्ते में ओपनिंग सिंगल रेक्टेंगुलर स्लिट हमने रखी, उसमें से लाइट होकर जा रही है, लाइट कैसे मुड़कर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर जाएगी, वो मूव होगा। जैसे इंटरफेरेंस में डेरिवेशन किया था थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, ऐसे वैसे का सिमिलर डेरिवेशन यहाँ बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन, लेंथी है, अच्छे से समझना है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। ब्रैकेट में फ्रान FRAUN ऑफर HOFFER फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, इसकी कैटेगरी का डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर ने स्टडी किया, इसलिए फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। जैसे डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड थी साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और स्लिट शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव। जैसे फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, इसको ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशन है कि जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो स्लिट के रिस्पेक्ट में, अब सोर्स स्क्रीन स्लिट ये क्या डिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एक सोर्स से लाइट आएगी किसी स्लिट पर इंसिडेंट होगी, फिर उसका पैटर्न हम कहां ऑब्जर्व करेंगे, स्क्रीन पर, वो लाइट फैलेगी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में जाएगी। तो कंडीशन है कि जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो स्लिट के रिस्पेक्ट में कहां होनी चाहिए, इंफिनिटी पर होनी चाहिए। देखो कंडीशन रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, कंडीशन रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में है condition required to observe Fraunhofer diffraction. Dash. The source and the screen both should be at infinity with respect to WRT, with respect to slit. The source and the screen both should be at infinity with respect to slit. तो इसका डायग्राम बना रहा हूं, फिर डायग्राम को डिस्प्ले करेंगे ये कैसे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, सोर्स को भी इंफिनिटी पर होना चाहिए और स्क्रीन को भी। अगर स्क्रीन इंफिनिटी पर होगी, बहुत दूर होगी, तो देखने कैसे जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जुगाड़ वाला ट्रिक। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा था, अगर प्लेन वेवफ्रंट आकर कॉन्वेक्स लेंस पर वेवफ्रंट, ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, हाइगेन प्रिंसिपल से समझाना। प्लेन वेवफ्रंट आकर अगर कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होगा तो कॉन्वेक्स लेंस उसको अपने फोकस पे फोकस कर देगा, फोकल प्लेन में फोकस कर देगा। अगर प्लेन वेवफ्रंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो फोकस पे, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रहा और पैरेलल तो अगर प्लेन वेवफ्रंट है तो फोकल प्लेन में नहीं पर फोकस कर देगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो स्क्रीन को इंफिनिटी पर रखने की जरूरत नहीं, स्क्रीन को हम उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में रख देंगे। स्क्रीन ऑब्जर्व करने के लिए स्क्रीन इंफिनिटी पर क्यों रखनी पड़ रही थी, क्योंकि रेज जो निकल रही थी या सेकेंडरी वेवलेट जो जा रही थी वो कहां मिल रही थी, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी से पहले क्या था, कॉन्वेक्स लेंस रख के उसके फोकल प्लेन में स्क्रीन को रख दिया। फिर सोर्स जनरली हम क्या यूज करते हैं लैबोरेटरी में, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, सोडियम लैंप यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सोडियम लैंप को इंफिनिटी पर प्रैक्टिकली बनाने के लिए हम फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अगर उसके फोकस पर सोडियम लैंप को रख दें कॉन्वेक्स लेंस पे, तो कॉन्वेक्स लेंस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट कहां से आता हुआ लगता है, तो हो गया काम। तो तुमको डायग्राम बनाना,
लॉजिकल सीक्वेंस जैसा मैं बना रहा हूं। एनसीईआरटी में डायग्राम इससे थोड़ा डिफरेंट है, पर एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उससे और उस डेरिवेशन से समझने में, इस आर्टिकल को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। जिन बच्चों को आ जाता है ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो आसान लगता है वो यूज करो। मैं डिफरेंट मेथड से करा रहा हूं, इसमें समझने में आसानी होती है। सिमेट्री है जो पिछला डेरिवेशन हमने किया था उसके साथ, इंटरफेरेंस वाले के साथ सिमेट्री है इसमें कि पहले हम सेंटर पॉइंट की डिटेल लेते हैं, सेंटर पॉइंट पर सभी 0 पार्ट डिफरेंस के साथ मिल रही है तो वहां पे सेंटर राइट प्रिंट मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगा। फिर हम कोई और पार्ट लेते हैं स्क्रीन का, फिर उसकी सिचुएशन देखते हैं कि पार्ट डिफरेंस कितना है, उसके हिसाब से कंडीशन निकालते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो तुम्हें ये आसान लगता है, ऐसे करो वो आसान लगेगा। यह है सोर्स, यहां से वेव फ्रंट जनरेट हुआ। सोर्स की बजाय मैं इसको सोर्स स्लेज है, यानी वो लकड़ी के डब्बे में सोडियम लैंप बंद है, उसमें साइड में एक विंडो है, विंडो में एक स्लाइडर है, उस स्लाइडर को एडजस्ट करके स्लिट की विड्थ हम तय कर देते हैं, उसकी विड्थ से इसकी इंटेंसिटी तय हो। जितना ज्यादा वाइड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो बताओ सोचकर ध्यान से, ये वेवफ्रंट जो निकला, ये वेवफ्रंट कैसा होगा? रेक्टेंगुलर स्लिट है तो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। कैसा वेवफ्रंट होगा? सिलिंड्रिकल, क्योंकि स्लिट रेक्टेंगुलर ऐसी है और इसमें से सिलेंडर निकल रहा है। तुम साइड से देख रहे हो तो तुम्हें कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। इसको हमें प्लेन वेवफ्रंट में बदलना है, तो मैंने यहां पर एक लेंस रखा, डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के बारे में assumption है हमारे यहाँ पे, जितने भी थ्योरी पढ़ रहे हो सब थिन लेंस की बात करते हैं। सारी की सारी बैंडिंग कहां से दिखाएंगे हम? सेंटर लेंस, लेंस इज थिन। लेंस इस तरह से रखा कि इसकी जो फोकल लेंथ है, लेंस L1 की फोकल लेंथ f1, सोर्स और इस लेंस के बीच की दूरी f1 के बराबर, यानी सोर्स लेंस के फोकस पर रखा गया है। तो क्या करेगा लेंस इन रेज को पैरेलल कर देगा, तो लेंस ने इन रेज को जो कि इस पर इंसिडेंट है पैरेलल कर दिया, यानी स्फेरिकल वेवफ्रंट, सॉरी सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट जो आ रहा था वो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्लेन। अब इसको हम इंसिडेंट कर रहे हैं स्लिट पर, रेक्टेंगुलर स्लिट जिससे डिफ्रैक्शन होना। तो स्लिट का साइज क्या होना चाहिए? लाइट का रिफ्लेक्शन अगर देखना है 10⁻⁷ मीटर इतना होना चाहिए। क्या मैं इस साइज की स्लिट यहां पे बना सकता हूं इस पेन से, जिसकी टिप इतनी मोटी है? और अगर मैं किसी तरह से बना दूं तो क्या तुम देख पाओगे? तो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो जो स्लिट है जो 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की है, मैं उसको काफी बड़ा बना के दिखाऊंगा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। यहां से स्लिट स्टार्ट हुई, ये जो डॉटेड लाइन है ये ओपनिंग है स्लिट की, यहां से लेकर यहां तक स्लिट का नाम है AB, स्लिट का सेंटर है O, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो विड्थ है स्मॉल a। ये वही a है जो उस एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो डेरिवेशन में हम यहां पर अलग से लिख सकते हैं, ये जो a है ये किस ऑर्डर का है? 10⁻⁷ मीटर, या लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है। अगर तुम किसी और वेव का डिफ्रैक्शन कराना चाहते हो, साउंड वेव का या रेडियो वेव का, तो स्लिट का साइज उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर। अब यहां से ये जो प्लेन वेवफ्रंट जा रहा है ये कहां पर फोकस होगा? इंफिनिटी पर। अब तो उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो मैं एक और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल यहीं पर लगा देता हूं। असम्पशन है कि ये लेंस स्लिट से सटा हुआ है, फिर भी बनाते वक्त मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं जिससे डायग्राम में समझने में आसानी हो। ये एक्चुअल में स्लिट से बिल्कुल सटा हुआ, स्लिट तो बहुत छोटी सी। एक और कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस L2,
और इस लेंस के फोकल प्लेन में मैंने स्क्रीन को रख दिया, ये स्क्रीन। स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है प्लेन ऑफ द स्लिट से, दैट डिस्टेंस इज कैपिटल डी। कैपिटल डी से दिखाएंगे। और क्योंकि लेंस बिल्कुल अटैच्ड है तो लेंस की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ के बराबर मैंने रखा है f2 के बराबर। जरूरत पड़ने पर न्यूमेरिकल्स में f2 और d को इक्वलिटी मानते हैं। f2 पता है तो f2 रख देंगे, d पता है तो d रख देंगे। इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स स्ट्रेट जा रही है या जो प्लेन है वो कहां पर फोकस होगा? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है लेंस, उसको फोकस कर देगा पॉइंट P पर। हमें P पॉइंट लेना क्योंकि वो इसको मान चुका है। तो ये स्ट्रेट जाने वाली रेज इस डायरेक्शन में जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स P पर फोकस होगी। एक एरो लगा के दिखाएं। P पर जब ये पहुंचेगी तो इक्वल पाथ ट्रैवल करके पहुंचेगी, इक्वल पाथ ट्रैवल करके पहुंचेगी तो P विल बी ब्राइट एंड वाइट। P पर हमेशा हमको मैक्सिमम मिलेगा और उसको बोलेंगे हम सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। इंटरफेरेंस जैसे ही अभी तक P पर सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। अब मैं जानना चाहता हूं कोई दूसरा जनरल पॉइंट, कोई सा भी, ऊपर भी ले सकता हूं, स्क्रीन नीचे भी ले सकता हूं, वहां पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम। तो मान लो इंटरफेरेंस में हमने ऊपर लिया था तो या नीचे ले लेते। सपोज ये पॉइंट है कोई P डैश, मैं जानना चाहता हूं P डैश पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे? O से P डैश तक जाने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स, यहां से P डैश तक जाने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स, उनको कंसीडर करें। तो हमें ऐसा कंसीडर करने के लिए ये मानना होगा कि जब वेवफ्रंट आकर इस स्लिट पर इंसिडेंट हुआ तो इसकी बेंडिंग हुई। जैसे कोई पानी बहकर आ रहा है, ये ओपनिंग है तो पानी इधर निकलने के बाद क्या होगा? फैल जाता है। तो बेंडिंग हुई, इधर भी जाएगी, इधर भी, सब ये प्लेन वेवफ्रंट जाएंगे ऐसे ऐसे। तो इस डायरेक्शन में जाने वाला कोई प्लेन वेवफ्रंट P डैश पर फोकस होगा। किस डायरेक्शन पर? माना कि दिस एंगल इज थीटा। थीटा एंगल पर जाने वाली सारी सेकेंडरी वेवलेट्स, तो यहां से भी थीटा एंगल पर जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट, यहां से भी थीटा एंगल पर जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट, ये पूरा एक प्लेन वेवफ्रंट बन रहा है। इस एंगल पर जो जा रहा है वो पूरा का पूरा फोकस होगा, फोकस की बजाय फोकल प्लेन में, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं। डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें दो एरो लगा के देता हूं। यहां पर फोकस होगा P डैश। तो मुझे ये तय करना है कि P डैश मैक्सिमम होगा या मिनिमम। इसमें पहला ऑब्जेक्शन तुम्हारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि ये रे जो कि ऑप्टिक सेंटर से पास नहीं हो रही, फिर भी आपने स्ट्रेट कैसे बनाना? तो उसके लिए मेरा लॉजिक ये है कि ये जो स्लिट का साइज है बहुत ही कम है, लेंस बिल्कुल सटा हुआ है। डायग्राम में भले हमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिक सेंटर से नहीं जा रही, पर एक्चुअल में वो ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, तो स्ट्रेट चलेगी। पाथ डिफरेंस अगर मैं निकाल लेता हूं A से जाने वाली और B से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच जो P डैश पर मिल रही है, तो उस पाथ डिफरेंस के बेसिस पे मैं कह सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AP डैश पर, और ये जो पॉइंट मिल रहा है मुझे परपेंडिकुलर का फुट जहां मिल रहा है उसको मैंने मार्क किया L। तो मैं मान सकता हूं ये बेंडिंग तो नेग्लिजिबल है, यहां तो बेंडिंग दिख भी नहीं रही हमको, ये बेंडिंग भी नेग्लिजिबल है क्योंकि लेंस तो बिल्कुल अटैच्ड है। तो
तो जो पाथ का डिफरेंस है कितना है AL, A से P डैश और B से P डैश तक जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच इनको एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है AL। तो अगर मैं A से जाने वाली और O से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को कंसीडर करूं तो उनके बीच जो पाथ डिफरेंस होगा उसके लिए यहां पर परपेंडिकुलर डाला, C will be the center point of AL, इसको C मार्क किया। तो अगर AL लैम्डा होगा तो AC कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 कहां से ये होगा 90 माइनस थीटा। इसको तुम ट्रायंगल मान सकते हो BL, भले यहां पे बेंडिंग हो रही नहीं हो रही तो अप्रोक्सीमेटली इसको ट्रायंगल मान सकते हो। तो ये वाला एंगल थीटा है। तो AL की वैल्यू हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं ट्रायंगल BLA से, रेफरेंस साइड में मेंशन कर दोगे, मेन में करना है तो मेन में भी कर सकते हो। BLA से इस AL पाथ डिफरेंस जो कि हम निकालना चाहते हैं, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा इक्वल टू AL अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल a। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, AL इक्वल टू A sin थीटा। तुम्हें याद हो तो डेरिवेशन जो इंटरफेरेंस के लिए कर रहे थे और हमने निकाला था डेल्टा x इक्वल टू y dy by d। तो तुमसे मैंने बोला था ये डेरिवेशन का पड़ाव, पहला पड़ाव। तो जो वहां पर स्टेप आई थी y dy by d, वहां तक पहुंच गया AL इक्वल टू A sin थीटा। अब तो क्या करना है, बस मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन समझते थे कि कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम है। तो डायग्राम पूरा बन चुका है, इसको डिस्क्राइब करें। देखो we used two convex lenses L1 and L2. We used two convex lenses L1 and L2 of appropriate focal length, to make the source and the screen apparently at infinity, to make the source and the screen apparently, आभासी तौर पर, apparently at infinity as shown इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे कि पॉइंट P जो है वहां क्या होने वाला है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, द सेकेंडरी वेवलेट्स reaching at P, secondary wavelets reaching at P from different parts of the slit AB. Secondary wavelets reaching at P from different parts of slit AB meet there with zero path difference. Meet there with zero path difference. So we get central bright maximum at P. So we get central bright maximum at P. P का डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं। अब P डैश की बारी है, P डैश को डिस्क्राइब करेंगे। फिर से पैराग्राफ चेंज। Now considering another point P dash, considering another point P dash, इसकी डिस्टेंस को भी मान सकते हैं। सपोज x situated at distance x from P, it will be of maximum or minimum intensity. It will be of maximum or minimum intensity depending on path difference between secondary wavelets. The
depending on path difference between secondary wavelets reaching at P dash, secondary wavelets reaching at P dash from slit AB, that is AL equal to A sin theta, AL equal to A sin theta को ब्लॉक में बंद करो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो सेंटेंस में। तुमने लिखा है रीचिंग एट P डैश फ्रॉम स्लिट AB, तो स्लिट AB ने ये वाला पार्ट डिफरेंस तो किसके किसके पीछे, A से और B पॉइंट से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच। तो स्लिट को तो काट दो, पॉइंट्स A एंड B करो, स्लिट AB की जगह पॉइंट्स A एंड B। तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो P डैश तक पहुंच रही है फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस है AL equal to small a sin theta। कहां से मिला, ट्रायंगल DL से मिला, L हमने परपेंडिकुलर डाला था, CB परपेंडिकुलर डाला। तो क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस तो मिल गया, आगे की स्टेज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो नेक्स्ट हेडिंग कंडीशन फॉर करके डैश लगा रहा हूं, फर्स्ट मैक्सिमम, ऐसा करो तो मैक्सिमम मत लिखो, मिनिमा लिखो। पहले हम मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे, बाद में मैक्सिमम। तो मैक्सिमा काट दो, लिखो मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमम। तो अब तुम्हें देखना मिनिमा की कंडीशन क्या है, पहले समझ लो। मान लो A से जाने वाली और B से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट जो P डैश पर चल रही है, उनके बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। तो A से जाने वाली और O से जाने वाली के बीच होगा उसका आधा λ/2। तो मैं इस पूरी स्लिट को दो बराबर हिस्सों में, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में बटा हुआ मानूंगा इस तरह से कि अपर हाफ AO में हर पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग लोअर हाफ OB में एक ऐसा कोरिस्पोंडिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां से निकलकर P डैश तक पहुंचने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स λ/2 पार्ट डिफरेंस से मिलेंगे। तो λ/2 पार्ट डिफरेंस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये स्लिट को आधे आधे दो हिस्सों में बटा हुआ मानने पर जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स P डैश तक पहुंची वो सिमेट्रिकली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक दूसरे की इंटेंसिटी को खत्म कर देंगे। तो P डैश पर हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमम। ठीक है, तो P डैश पर मिनिमम मिला अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा। ये बात समझने की, इंटरफेरेंस में क्या होता था, मैक्सिमम, यहां पर क्या मिलेगा, मिनिमम। अब अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है तो हम क्या करेंगे, स्लिट के 4 हिस्से मान लेंगे, 4 बराबर हिस्से। तो यहां से और यहां से जाने वाले के बीच लैम्डा होगा, तो यहां से और इस सेंटर पॉइंट जो होगा वहां से जाने वाले के बीच λ/2 होगा। तो ये दो हिस्से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और नीचे वाले दो हिस्से डिस्ट्रक्टिव एडजेसेंट पार्ट्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके P डैश पर फिर मिनिमम है। 3 लैम्डा तो 6 हिस्से में बटा हुआ मान लेंगे। अब सवाल उठता है ऐसा कैसे मान रहे हैं, जो मर्जी मान लिया, ऐसे कैसे मान लिया, 2 से 4 से 6। तो एक्चुअल में इसको ऐसे समझो, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसमें जो हमें दिख रहा है उसका एक्सप्लेनेशन है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि हम ऐसा मान लेते हैं, तब इसको हम समझ सकते हैं। तो ऐसा मानकर हम समझते हैं कि जब भी पार्ट डिफरेंस λ/2, λ/3, λ/n, 4 लैम्डा होगा या n लैम्डा होगा तो हम 2n पार्ट्स कर देंगे, और 2n पार्ट्स कर देंगे तो जो एडजेसेंट पार्ट्स होंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके इंटेंसिटी खत्म कर देंगे। तो फिर सवाल उठता है मैक्सिमम कब मिलेगा, तो मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, मान लो पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है, स्टार्टिंग 3 λ/2 से, यहां से और यहां से जाने वाले के बीच 3 λ/2। तो अब हम स्लिट के 3 हिस्से करेंगे,
3 इससे करेंगे तो किन्हीं दो एडजेसेंट पार्ट से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस से मिलेगी, वो एक दूसरे की इंटेंसिटी खत्म कर देगी, पर वो जो तीसरा हिस्सा ऑड नंबर वो बच गया, वो पहुंचेगा और वो जो इंटेंसिटी क्रिएट करेगा वो काफी कम तो होगी क्योंकि 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट की वजह से हो रही है, पर इंटेंसिटी होगी तो इसको बोलेंगे तो मैक्सिमम, क्योंकि कुछ रोशनी वहां मिलेगी। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमम ऐसे मिलते हैं। फिर अगली बार 3 लैम्डा बाय 2 के बाद क्या है, 5 हिस्से करेंगे 5 लैम्डा बाय 2, तो 1/5 पार्ट ऑफ द स्लिट की वजह से मिलेगी I0 बाय 61, 1/3 की वजह से I0 बाय 22। तो इसको पूरी डिटेल में हमको लिखना है। देखो कंडीशन फॉर्म मिनिमम में डैश लगा रहा है। If part difference A are equal to lambda 2 lambda 3 lambda in general n lambda between secondary wavelets reaching at P dash from terminal A and B, between secondary wavelets reaching at P dash from point A and B, comma, then the slit AB can be assumed to be divided. Slit AB can be assumed to be divided in 2, 4, 6 in general, to an equal number of parts. 2, 4, 6 dash dash to an equal number of parts, such that the secondary wavelets reaching at P dash from any two adjacent parts, secondary wavelets reaching at P dash from any two adjacent parts will meet there with path difference lambda by 2, will meet there with path difference lambda by 2, bracket में कोई destructively bracket में, so we will get minima in those directions. अभी those directions कौन सी, डैश लगाओगे अंडरलाइन करोगे those directions, a sin थीटा जो पार्ट डिफरेंस उसको किसके बराबर लिखूंगा, n लैम्डा, तो sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा n लैम्डा बाय a। अब क्योंकि इधर n आ रहा है मुझे जनरलाइज करना है पोजीशन को, जैसे वो y के नीचे n लगाया था मैं इंटरफेरेंस में, या थीटा के नीचे n लगा देंगे a sin थीटा n सब्सक्रिप्ट, तो nवें मिनिमा की पोजीशन sin थीटा n से दिखा सकते हैं, थीटा n से दिखा सकते हैं, थीटा n से दिखाओगे तो sin इनवर्स n लैम्डा बाय। तो अगर पहला मिनिमा है तो n की वैल्यू 1, तो कितना आ गया लैम्डा बाय, ये रहा लैम्डा बाय। सेकंड मिनिमा है तो 2 लैम्डा बाय, एंगुलर पोजीशन मिल गई, ये तो मिनिमा के लिए होगा। सिमिलरली मैक्सिमा के लिए, तो सेकंड मैक्सिमा के लिए if path difference A equal to 3 lambda by 2, starting 3 lambda by 2, so 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, आगे देखो 7 lambda by 2 dash 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 2n plus 1 भी लिख सकते हो। अगर 2n plus 1 लिखते हो तो n क्या है यहाँ पर, होल नंबर नहीं है,
नेचुरल नंबर है। रीजन स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ये लैम्डा बाय 2 नहीं है, 3 लैम्डा बाय 2, स्टार्टिंग 3 लैम्डा बाय 2 से। अगर लैम्डा बाय 2 होता तो पता लगता, लैम्डा बाय 2 पर कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। n यहां पर नेचुरल नंबर है, साइड पे लिख दो n इक्वल टू 1 2 3। then slit AB can be assumed to be divided in 3 5 7 2n plus 1 equal number of parts 3 5 7 dash 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 2n plus 1 odd number में divide करें 2n plus 1 equal number of parts such that the secondary wavelets reaching at P dash such that the secondary wavelets reaching at P dash from any two adjacent parts will meet there with part difference कितना आएगा, फिर से लैम्डा बाय 2, जैसे 3 हिस्से किए तो जो पास वाले दो हैं 3 लैम्डा बाय 2 के 3 हिस्से तो पास वाले दो के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ब्रैकेट में कोई डिस्ट्रक्टिवली वापस से डिस्ट्रक्टिवली ब्रैकेट क्लोज, so they cancel their intensities। ब्रैकेट में देखो E1 पार्ट्स, E1 नंबर ऑफ पार्ट्स जो है कैंसिल कर देंगे एक दूसरे, 3 में से 2 5 में से 4 E1 पार्ट्स, but the remaining odd part 3 में से तीसरा 5 में से 5 7 में से 7 the remaining odd part will produce resultant intensity on a screen which give rise to secondary maximum in those directions, those डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लो, कौन सी डायरेक्शंस, बिल्कुल उसी पैटर्न पे लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2n plus 1 लैम्डा अपॉन 2a, a sin थीटा को इक्वेट करेंगे 2n plus 1 लैम्डा बाय 2 से, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2n plus 1 लैम्डा बाय 2a। इन डायरेक्शन में हमें मैक्सिमा मिलेगा, ये हमने कंडीशन निकाली मैक्सिमा की और मिनिमम की। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टर्म पे डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पोलराइजेशन स्टार्ट होगा।